नमस्कार है भाई। सभी भाइयों का, बहनों का एवं साथियों का, जो भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं एवं देख पा रहे हैं इस वीडियो में, दुनिया में किसी भी गली मोहल्ले या किसी भी जगह से, आप सभी लोगों को बता दूं दोस्तों, यहाँ पर भारत देश के भारत देश के अंदर जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि एक ग्लोबल री इंश्योरेंस सॉल्यूशंस कंपनी है, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है। और इस कंपनी द्वारा एक नोटिफिकेशन रिलीज़ कराया गया है फॉर द रिक्रूटमेंट। यहाँ पर ये जो कंपनी है आपकी, ये कंपनी जो है इंश्योरेंस के फील्ड में काम कर रही है आज के समय पर। और जैसे कि आपको नाम बता रहा है, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत देश की कंपनी है। ये तो आपको नाम से क्लियर हो ही गया। अब बात ये आती है प्राइवेट है गवर्नमेंट है, तो मैं आपको बता दूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, यानी कि भारत सरकार की कंपनी है। क्योंकि 85 to 86% ऑफ स्टेक ऑफ दिस कंपनी इज फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इसमें जो है 85 से 86% जो है इसमें स्टेक है। मतलब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है। 86% कंपनी का ओनर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। यानी कि आपको समझ आना चाहिए कि आपकी जॉब यहाँ पर गवर्नमेंट होगी। तो ये सब इसलिए बताया जा रहा है आपको, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, यहाँ पर एक जॉब निकाली गई है। GCI यानी कि जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कंपनी द्वारा, एक GIC द्वारा एक नोटिफिकेशन निकाल के कहा गया है, हमें 85 ऑफिसर्स के रिक्रूटमेंट करनी है, जो कि अलग अलग पोस्ट के लिए चाहिए। इनको अलग अलग फील्ड में इनको ऑफिसर्स चाहिए। और उसके लिए ये 85 लोगों को यहाँ से जॉब दे देंगे। कितने लोग? 85 लोगों को यहाँ से जॉब देगी ये कंपनी। एक अच्छी खासी सैलरी देगी, बेनिफिट भी देगी। अब बात यह है कि अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन और बेनिफिट क्या क्या होंगे, फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, फॉर्म का फीस क्या है, और कौन लोग फॉर्म भरेंगे कौन नहीं भरेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे लेंगे, मतलब कि ये लोग कैसे सिलेक्ट करके आपको जॉब देंगे, सारी जानकारी आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में। आप सभी लोग ध्यान से सुने और सभी लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। दुनिया में भारत देश जो है, भारत देश के अंदर ये लोग इसमें जो है फॉर्म भर सकते हैं, और भारत देश में ही आपकी ये जॉब होगी। ठीक है, तो लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये जॉब आपकी कहाँ होगी और कहाँ निकाली गई है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से क्लियर हो गई होगी, जैसा मैंने आपको बताया। और इसमें सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। नोटिफिकेशन का एक एक पॉइंट आपके सामने रख दूंगा, आपको सारी चीज़ें यहाँ पर इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो आप सभी लोग एंड तक देख लें और जाकर फिर अप्लाई कर दे। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर अगर जॉब है, यानी गवर्नमेंट जॉब है, तो बेनिफिट होंगे ही, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले आप इस वीडियो में ये देखिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट है GIC का, यानी कि जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कंपनी का एक ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें आप थोड़ा नीचे आओगे, आपको रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, ये जो आपको मैं बता रहा हूँ। और ये नोटिफिकेशन आपको मैंने वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा दिया है। आप देखोगे तो रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 का ऑफिसर है आप लोग। अगर यहाँ पर आपको जॉब मिल जाएगी तो आप एक स्केल 1 के ऑफिसर होंगे। असिस्टेंट मैनेजर का यहाँ पर पोस्ट होगा। ठीक है, अच्छी ही जॉब है, कुछ इसमें ख़राब है नहीं ऐसा पॉइंट। आपको सारी जानकारी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ऑल इंडिया बेस पे हम लोग फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ नोटिफिकेशन डिस्कस कर रहा हूँ, फिर आपको बता देता हूँ कैसे आपको फॉर्म के लिए जाना होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी लिखा हुआ है, आप देख लो यहाँ पर लिखा हुआ है। अभी आपको बात बता दूँ, ये कुछ सालों पहले आप देखते हो तो ये कंपनी गवर्नमेंट नहीं थी। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेक इसमें ले लेके इसको गवर्नमेंट हो चुकी है। GIC री इसका पूरा नाम है, और एक नेशनल री इंश्योरर ऑफ इंडिया है। और ये जो है एक 16वें नंबर पर आ रही है। री इंश्योरेंस कंपनी जो है भारत, पूरे देश, पूरे दुनिया की अगर बात करूँ, पूरे वर्ल्ड में ये 16वें नंबर पर आती है कंपनी इस काम में, इस फील्ड में, विद इन नेटवर्क इन इंडिया एंड अब्रॉड। इसका नेटवर्क भारत देश में ही नहीं दूसरे देशों में भी है, और इसीलिए ये भारत पूरे देश में 16वें नंबर पर आ रही है। इस लुकिंग ये ग्रेजुएट को और पोस्ट ग्रेजुएट को ढूंढ रही है इस स्पेसिफिक फील्ड में, जिसके अंदर इनको लोगों को चाहिए। और ये 85 ऑफिसर्स को यहाँ पर ले लेगी इन द कैडर ऑफ असिस्टेंट मैनेजर। आपका जो पोस्ट रहेगा, आप एक ऑफिसर तो होंगे ही, आप एक असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट पर होंगे स्केल 1 में। और आपको टू बी पोस्टेड इन, आपको महाराष्ट्र के मुंबई जगह के वहाँ पर इनका हेड ऑफिस है। ठीक है, वहाँ पर ही आपको पोस्ट करेंगे। मतलब कि आप पूरे देश से किसी भी जगह से जाओ इस जॉब को लेने, ये आपको भारत देश के महाराष्ट्र राज्य के मुंबई नाम की जगह में इनका हेड ऑफिस है, GIC री करके, वहाँ पर ये आपको जॉब देंगे। ठीक है, इन पोस्टों पर। एंड विल बी लायबल टू बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया, एंड विल बी लायबल टू बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया
एज वेल एज अब्रोड एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है, अगर इनको लगता है कि आपको भारत देश में कहीं पोस्ट करना है वहाँ पोस्ट कर सकते हैं, या फिर ये दूसरे देशों में भी आपको पोस्ट कर सकते हैं इस रिक्रूटमेंट के बाद। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन सिटीजन, यानी कि सिर्फ भारत के लोग, जो भी अपने भारत के भाई हैं, बहन हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, वही लोग फॉर्म भरें, दूसरे देश के लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं इसमें। 85 ऑफिसर बन जाएंगे आप, मतलब 85 ऑफिसर्स बनेंगे यहाँ से 85 लोगों को जॉब मिलेगी जो कि ऑफिसर पोस्ट की होगी। ऑफिसर्स होंगे जो कि आप असिस्टेंट मैनेजर के अंदर जा रहे हैं फ्रॉम दी ओपन मार्केट। डेट्स का थोड़ा ध्यान रखें दोस्तों, 23 तारीख से फॉर्म चालू हुए हैं और 12 जनवरी तक आप लोग फॉर्म भर सकते हो। 12 जनवरी लास्ट डेट है फॉर्म की, ऑनलाइन में आप सब लोग फॉर्म भर दो 12 जनवरी तक। इसमें एक एग्ज़ाम होगा आपका फरवरी मंथ में ही, आपका एग्ज़ाम होगा। फाइनल डेट एग्ज़ाम की डिक्लेयर हो जाएगी जीआईसी के वेबसाइट पे, मैं आपको तब बता दूंगा। याद रखें फरवरी मंथ में इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा और आपका एडमिट कार्ड 10 डेज़ पहले दे देंगे। अगर मान लीजिए ये आपका एग्ज़ाम फरवरी में ले रहे हैं 25 फरवरी को, या आपको 15 फरवरी को एडमिट कार्ड दे देंगे। इस तरीके से रहेगा पूरा स्केड्यूल जो भी आपका समय चलेगा। और याद रखें एक प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग, यानी कि इस रिक्रूटमेंट से पहले एक ट्रेनिंग कराई जा रही है जो कि अनुसूचित जाति जनजाति और ओबीसी और डिसेबिलिटीज़ वालों को कराई जा रही है। और कब से कब तक होगी ट्रेनिंग, वो उसकी डेट आपको बाद में मिल जाएगी। जो भी लोग एलिजिबल है ट्रेनिंग के लिए फॉर्म में ही बता देना कि आपको ट्रेनिंग लेनी है, तो आप लोग इधर जा सकते हो। ऑनलाइन मोड में आप सब लोग फॉर्म भरें, इसमें आपको ऑफलाइन मोड में अवेलेबल नहीं है फॉर्म। अब मैं आपको बता देता हूँ स्ट्रीम, डिसिप्लिन, हिंदी, जनरल, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स, ये फील्ड है अलग अलग। कितनी वैकेंसी किस फील्ड में है मैं आपको बता देता हूँ। यानी इनको असिस्टेंट मैनेजर चाहिए हिंदी में, असिस्टेंट मैनेजर जनरल, असिस्टेंट मैनेजर स्टैटिस्टिक्स, असिस्टेंट मैनेजर इकोनॉमिक्स, लीगल, इन सब के अंदर चाहिए। उनके लिए कितनी वैकेंसी है, क्या क्वालिफिकेशन बता देता हूँ। इनको अगर आपको असिस्टेंट मैनेजर हिंदी के अंदर जाना हो तो एक वैकेंसी है, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए हिंदी में, विद इंग्लिश एक सब्जेक्ट भी होना चाहिए साथ में आपके ग्रेजुएशन के समय पे, या फिर आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करी है इंग्लिश में विद हिंदी के साथ एक सब्जेक्ट के तौर पर, तब भी आप कर सकते हो। मतलब एक वाइस वर्सा हो सकता है, आपका ग्रेजुएशन हिंदी में है या पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी में है विद इंग्लिश के साथ, या फिर इंग्लिश में है हिंदी सब्जेक्ट के साथ, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ग्रेजुएट्स भी पोस्ट ग्रेजुएट भी 60% मार्क्स कम से कम चाहिए आपके ग्रेजुएशन वाले डिग्री पर। ये जनरल वालों के लिए। अगर आप ओबीसी हो, अगर आप रिजर्व्ड में एससी एसटी होंगे तो आपको 55% मार्क्स के साथ ले लिया जाएगा। एक ही वैकेंसी है इसमें। सर्टिफिकेट चाहिए होगा इन ट्रांसलेशन वर्क, कि आपको ट्रांसलेशन आता हो। असिस्टेंट मैनेजर का यहाँ पर जो काम रहेगा वो यही रहेगा कि वो हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी करना जानता हो, तो वही ट्रांसलेशन वर्क है। या फिर वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होगा ट्रांसलेशन के अंदर। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास होगा तो ये आपके पास एक एडवांटेज है। जनरल में इनको चाहिए असिस्टेंट मैनेजर, जनरल के अंदर 16 लोग चाहिए। ग्रेजुएट किसी भी फील्ड से, अगर वो बीबीए, बीसीए, बीएड और बीटेक और बी आर्किटेक्चर, बीएससी और बीकॉम जैसी फील्ड से आ रहे हैं, बीए से आ रहे हैं 60% मार्क्स के साथ, तो वो लोग फॉर्म भर देंगे। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या फिर आपने एमबीए करा है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उन लोगों को ये लोग पहले लेंगे। याद रखिए डिज़ायरेबल में जो ये बताते हैं उन लोगों को पहले ले लेते हैं, और जो मिनिमम क्वालिफिकेशन बताते हैं ना उन लोगों को चांस कम हो जाते हैं, क्योंकि डिज़ायरेबल वाली भी होना आपके पास ज़रूरी होना चाहिए इतना। स्टैटिस्टिक्स में अगर आप असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट लेना चाह रहे हो तो आपकी 6 वैकेंसियाँ हैं। आपकी स्टैटिस्टिक्स के अंदर ग्रेजुएशन होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। अगर आप SC ST हो तो 55% मार्क्स के साथ भी, और अगर आप एक पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट भी हो तो आपको और फ़ायदे मिल जाएंगे, सिलेक्शन चांस बढ़ जाते हैं। मतलब कि आपकी अगर ज़्यादा क्वालिफिकेशन होती है तो आपके चांस बढ़ जाएंगे। इकोनॉमिक्स की 2 वैकेंसी हैं इकोनॉमिक्स फील्ड के अंदर। ठीक है, इसमें आपका ग्रेजुएशन इस फील्ड में चाहिए होगा 60% मार्क्स के साथ। 2 वैकेंसी है। लीगल में भी आप देख लेना, HR की पोस्ट की भी देख लेना। इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियर्स 2 लेंगे, एरोनॉटिकल्स को भी 2 लेंगे, मैराइन को एक को मैराइन से लेंगे और एक को पेट्रोकेमिकल और मेटलर्जी से 2, और मेटेरोलॉजिस्ट से 1 है। रिमोट सेंसिंग और जियो इन्फॉर्मेटिक्स और जियोग्राफिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के से 1 है। और इनके लिए आप देख लो, आप जिस भी फील्ड में जा रहे हो ना उसी फील्ड का ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए होगा 60% से अबव मार्क्स के साथ। और जो ये डिज़ायरेबल बोल रहे हैं वो एक एक्स्ट्रा चीज़ है, अगर आपके पास है तो आपको फ़ायदे आसानी से यहाँ पे मिल जाएंगे। तो सभी लोग अपनी अपनी वैकेंसियाँ देख लें, क्वालिफिकेशंस देख लें और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन और अपने फील्ड को देख लें कि किस फील्ड में आपको लिया जा रहा है। इंश्योरेंस के अंदर भी ले रहे हैं, मेडिकल MBBS
के अंदर भी ले रहे हैं, हाइड्रोलॉजिस्ट के अंदर भी है। तो कितनी सारी वैकेंसी यहाँ पर आपको दिख रही है, टोटल 85 है। अगर एसेंशियल स्किल मीन्स ये है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर, जैसे कि वेल वर्स्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C++, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हों, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन जैसी चीज़ें आती हों, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। आज अगर आप सॉफ्टवेयर और आपके साथ जैसे मैं बात कर पा रहा हूँ ये सब चीज़ें हैं, तो वो सब कहीं ना कहीं कोडिंग और सॉफ्टवेयर्स की ही मदद से हम कर पा रहे हैं। आपको बता दूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल रहा है इन चीज़ों में। सपोज C++ और जावा, पाइथन और .NET जैसी चीज़ें आप सुन रहे हो, ये सुनने में जैसी लग रही हैं, इनका काम जो है बहुत ही ज़्यादा एडवांस है इन चीज़ों का। तो ये चीज़ें आपसे मांगी जा रही है। एसेंशियल स्किल्स मीन्स ये है कि अगर आप ये सब चीज़ें जानते हो, एसेंशियल मीन्स आपको आनी ही चाहिए। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए आपका अलग है। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर का फील्ड में जाओगे तो आपके लिए ये सब चीज़ें आपकी ज़रूरी स्किल्स हैं, तो आपको आनी ही चाहिए। तो आप सभी लोग अपने अपने फील्ड के हिसाब से देख लें कि आपको क्या क्या आना चाहिए। अगर आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट पे जाओगे तो आपको सिक्योरिटी थ्रेट्स और मैकेनिज्म आने चाहिए समझ, हैकिंग और स्पूफिंग जैसी चीज़ें आनी चाहिए, ये सब चीज़ें रहेंगी। कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली फॉर वन स्ट्रीम और हिज हर चॉइस इन केस मल्टीपल एप्लीकेशन अक्रॉस और विद इन डिसिप्लिन ओनली द लास्ट एप्लीकेशन। ठीक है, समझ आ गया इन्होंने क्या बोला है। कैंडिडेट सिर्फ अपने एक ही पोस्ट पर जाएगा अप्लाई करने के लिए, एक से ज़्यादा पर नहीं जाएगा। अगर वो ज़्यादा फॉर्म भरता है एक ही पोस्ट पर तो फॉर्म कैंसिल होंगे या फिर लास्ट वाला फॉर्म उसका लिया जाएगा। कैंडिडेट मस्ट पोजेस, जो भी उसकी क्वालिफिकेशन है, जो भी वो रख रहा है, वो 1 अक्टूबर 2023 वाले दिन तक की मानी जाएगी। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर एनी स्ट्रीम मस्ट पोजेस, ठीक है। कैंडिडेट किसी भी स्ट्रीम पर अप्लाई करे उसको जो है कंप्यूटर की एक नॉलेज होनी चाहिए, प्रोफेशन होना चाहिए। वैकेंसी जो है वो बढ़ सकती है, घट सकती है। अगर GIC चाहे तो इनको घटा बढ़ा सकता है। नेशनैलिटी है कैंडिडेट अप्लाई करने के लिए, वैकेंसीज जो है ठीक है। अगर कैंडिडेट भारत का नहीं भी है और अगर वो नेपाल का है, भूटान जैसे देश का है, या तिब्बतन रेफ्यूजी है, यानी तिब्बत जगहों से वो इंडिया में आ गए, ठीक है, हु कम ओवर टू इंडिया, वो इंडिया में आ गए 1 जनवरी 1962 वाले दिन पर या उससे पहले ही आ गए, ये इंटेंशन लेके कि ये मकसद से कि वो भारत देश में ही रहेंगे, परमानेंटली सेटल हो जाएंगे, तो वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। सपोज आप लोग पाकिस्तान, बुर्मा और श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रियाँ जैसे कि केन्या और युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया जैसी जगहों से भी आ गए हो, तो डेफिनेटली आप लोग फॉर्म भर सकते हो, बट विद द प्रूफ ऑफ परमानेंट रेजिडेंसी, कि आपके पास एक परमानेंट रेजिडेंसी है भारत देश की, आप लोग फॉर्म भर दोगे, आपको यहाँ पर बिना कुछ ऑब्जेक्शन करें आपको फॉर्म भरने दिया जाएगा, याद रखें। लेकिन आपके पास प्रूफ होने चाहिए कि यू हैव द प्रूफ ऑफ द रेजिडेंसी ऑफ द इंडिया कंट्री, ठीक है। वो अगर नहीं भी है तो आपकी ये गलती रहेगी कि आप लोग इस समय से पहले आ गए थे देश में, लेकिन आपने ये सब चीज़ें नहीं करी। तो ये आपको अपने पूर्वज या आपके फैमिली जो प्रायर जनरेशन में रहे उनसे पूछना होगा और उस तरीके से आप लोगों को इसमें चलना होगा, ठीक है। रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज एक बार क्लियर कर लेते हैं। जैसे आपको टोटल वैकेंसी जो आपको बताई गई ऊपर, उसमें से अगर आप जो वैकेंसियाँ देख रहे हो, जनरल वालों की 35 हैं, अनुसूचित जाति की 12 है, जनजाति की 6 हैं, OBC की 26 और EWS की 6 हैं, डिसेबिलिटी वालों की 3 वैकेंसियाँ हैं जो कि HI वालों को जा रही है डायरेक्ट। हाँ, अब इन वैकेंसियों में आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, ये ऐसी वैकेंसी, इसमें 11 वैकेंसी ऐसी हैं जो पिछले रिक्रूटमेंट में खाली रह गई थी। जो जिन कैटेगरी से खाली रही थी वो उन्हीं कैटेगरी से भरेगा GIC। सपोज वो SC से खाली रहा तो SC से भरेगा, ST से 1 रहा, OBC से 8 रहा तो वो उसी तरीके से भरेगा, ठीक है। तो आप टोटल अब इसका मतलब समझ लो, SC मीन्स शेड्यूल कास्ट, ST मीन्स शेड्यूल ट्राइब, OBC मीन्स अदर बैकवर्ड क्लासेज। तो ये सब इनका फुल फॉर्म है, ये आपका कैटेगरी के नाम है। मतलब ये हो जाता है अनुसूचित जाति, जनजाति, अदर बैकवर्ड क्लासेस और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन मीन्स आर्थिक रूप से कमज़ोर, और डिसेबिलिटीज़ तो आपको पता ही है अलग अलग होती है जो भी यहाँ पर दी गई है। याद रखें दोस्तों, जो क्रीमी लेयर में उनको रिजर्वेशन नहीं मिलता है, सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर वाले OBC को बेनिफिट मिलते हैं। नॉन क्रीमी लेयर वो होते हैं जो अदर बैकवर्ड कास्ट में आ रहे हैं और 8 लाख से कम उनका जो है एनुअल इनकम या सैलरी है पूरे ईयर का, पूरे परिवार का मिलाकर, तब जाकर वो लोग NACL में आते हैं, OBC में। एज क्राइटेरिया ये रहेगा कि 21 से 30 के बीच वाले लोग फॉर्म भर देंगे, जो लोग 21 प्लस है और 30 बिलो है वो लोग फॉर्म भरेंगे 1 अक्टूबर 2023 वाले दिन। SC ST को 5 साल रिलैक्सेशन, OBC को 3 साल, 10 साल डिसेबिलिटी, वही सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल है क्योंकि कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। बाकी आप सारे यहाँ पर रिलैक्सेशन देख सकते हो।
एक्स सर्विसमैन भी फॉर्म भर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन वो लोग जो नेवी, आर्मी या डिफेंस में काम कर चुके हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भारत सरकार में आते हुए, और वो लोग अब चाह रहे हैं इस फॉर्म पे भरना, तो वो भर सकते हैं। वो सब यहाँ पे पॉइंट अपने रीड कर लें। बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ में कौन आते हैं वो लोग एक बार ध्यान से देखें इस पॉइंट को। एमोल्यूमेंट्स और बेनिफिट में आपको बता देता हूँ, 50,900 रुपये आपको पर मंथ दिए जा रहे हैं सैलरी के तौर पर, और एक समय पे आपको 96,000 भी देंगे। ये धीरे धीरे बढ़ाएंगे, ये बता रहे हैं कि आपको स्टार्टिंग में तो ये हम आपको 50,925 रुपये दे रहे हैं, फिर आपको हम डायरेक्ट आपको बढ़ाएंगे जब सैलरी, तो आपका डायरेक्ट 50,000 से 85,000 कर देंगे, फिर 96,000 कर देंगे। इस तरीके से आपका सैलरी हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे। और हम आपको अदर बेनिफिट भी देंगे। हम आपको महंगाई भत्ता देंगे, घर का किराया जो हाउस रेंट अलावेंस होता है वो दे देंगे, सीसीए देंगे, और द टोटल एमोल्यूमेंट जो रहता है, मतलब कि टोटल अगर आप पर मंथ मानना चाह रहे हो तो सैलरी तो आपका 50,000 का होगा, बाकी बेनिफिट सारे मिलाते हुए आपको जो है ना यहाँ पर 85,000 पर मंथ मिल जाएंगे। मतलब आप ये समझ लो आपको 85,000 पर मंथ मिलेंगे। उसके अलावा बाकी बेनिफिट भी हम देंगे, जैसे कि आपको न्यू पेंशन स्कीम जो आपकी चल रही है वो आपको बेनिफिट मिलेगा। न्यूज़पेपर देंगे हम, यानी अखबार पढ़ने के लिए। हालांकि आज के समय पे कोई सबके पास फ़ोन डिवाइसेस है तो वो न्यूज़पेपर पे इतना फोकस रखते नहीं है, लेकिन ये आपको इंटरनेट अलावेंस दे रहे हैं, न्यूज़पेपर दे रहे हैं, लीव ट्रैवल सब्सिडी देंगे। और हाँ, लीव ट्रैवल मतलब कि आपने छुट्टी ली है जाने आने के लिए कहीं, तो उसके लिए उस तब भी आपको सब्सिडी मिल रहा होगा। मेडिकल बेनिफिट रहेंगे यहाँ पर। हाउस फर्निशिंग अलावेंस मिल जाएंगे, हाउस होल्ड हेल्प अलावेंस, और सोडेक्सो और पर्सनल एक्सीडेंट कवर मिलेगा। हाउसिंग और व्हीकल एंड कंप्यूटर लोन्स मिल जाएंगे विद सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट फ्री एडवांस फॉर फेस्टिवल पे एडवांस मिलते हैं। मतलब कि हर त्यौहार जो भी आ रहे हैं देश भर के, जो इंडिया लेवल फेस्टिवल होंगे उन पे बेनिफिट मिलेंगे। नेचुरल कैलामिटीज़ एंड एनी अदर बेनिफिट जो भी रहते हैं इस कंपनी में दिए जा रहे हैं जो भी लोगों को, वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है भाई, आपको समझ आ रहा होगा। वेयर एज, हाँ ठीक है, द प्रेजेंट लीज एकोमोडेशन लिमिट एट मुंबई, द प्रेजेंट लीज, ठीक है। तो आपको समझ आया होगा दोस्तों कि ये लोग क्या बताना चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम आपको पर मंथ 50 से 51,000 सैलरी देंगे। अगर आप महंगाई भत्ता ले रहे हो और डीएनएट और हाउस रेंट भी ले रहे हो, ये सारे बेनिफिट लोगे तो 85,000 रुपये हर महीने हो जाएंगे आपके, जो आपको यहाँ पर हम देंगे काम करने के तौर पर, प्लस बाकी बेनिफिट भी देंगे। तो आप ये समझ के चलो कि 1 लाख से ऊपर आपका पर मंथ बेनिफिट मिलाकर सैलरी वैली सब जाकर इतना आपके पास इतना बेनिफिट रहेगा, ठीक है। हाँ, और आपकी जॉब तो गवर्नमेंट है ही, इसीलिए ये सारे बेनिफिट आपको दिए जा रहे हैं। सर्विस कंडीशंस आप देख लो, जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं। पोस्ट आर परमानेंट एंड सिलेक्टेड कैंडिडेट ऑन अपॉइंटमेंट विल बी पोस्टेड एट मुंबई ओनली, और ट्रांसफर्ड और एनी प्लेस इन इंडिया एंड अब्रोड एज डीम्ड नेसेसरी। ठीक है, इन्होंने सिंपल बात क्लियर कर दी आपको। शुरुआती तौर पर ये महाराष्ट्र के मुंबई जगह पर इनका हेड ऑफिस है जीआईसी का, वहीं आपको भेजेंगे, वहीं जॉब दी जाएगी। आप किसी भी कोने से चले जाओ भारत देश से इसमें फॉर्म भरने, आपको मुंबई में ही भेज देंगे, ठीक है। लेकिन ये शुरू में आपको मुंबई भेजने के बाद अब ये देख रहे हैं वहाँ पे आपका काम हेड ऑफिस में आप सही से नहीं कर पाओगे, तो ये आपको मुंबई से डायरेक्ट उठा के दिल्ली भेज देंगे, मुंबई से उठा के आपको पंजाब भेज देंगे, मुंबई से आपको ये महाराष्ट्र से आपको ये मध्य प्रदेश में भेज सकते हैं, केरला भेज सकते हैं, तो ये कहीं भी भेज सकते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। मतलब ये लोग पहले तो मुंबई में बुला रहे हैं आपको, वहीं जॉब करवाएंगे, और फिर आपको इधर उधर भेज सकते हैं। अगर इनको लग रहा है कि आपको हेड ऑफिस नहीं, आपको एक रीजनल ऑफिस भेजना चाहिए, एक स्टेट ऑफिस भेजना है, तो ये वहाँ भी भेज सकते हैं। और ये कह रहे हैं आप देश में ही नहीं, ये दूसरे देशों में भी आपको भेज सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर सिंपल रहेगा आपका, जो यहाँ पर एक ऑनलाइन टेस्ट लेंगे, उसके बेस पर सिलेक्शन रहेगा आपका, और परफॉर्मेंस इन ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू एंड मेडिकल एग्जाम, और जो टोटल मार्क्स जो आपके आ रहे हैं ऑनलाइन टेस्ट में और ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के बेस पर विल बी 200 नंबर का रहेगा। मतलब ये कह रहे हैं आपका टोटल मार्क्स जो रहेगा, आपका एक टेस्ट लेंगे, एक डिस्कशन कराएंगे ग्रुप में, आपस में ग्रुप में लोग बैठ जाएंगे, उसमें एक डिस्कशन कर देंगे, ऑनलाइन टेस्ट कर देंगे और इंटरव्यू कर देंगे। सब कुछ मिलाकर 200 नंबर में कंप्लीट होगा। 200 में से आपको बताया जाएगा आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, उस बिहाफ पर आपको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा देंगे आपके, और आपको जॉब दे देंगे। आपको कह देंगे आप मुंबई आ जाओ, और मुंबई आके आप इस जॉब को ले लो। सबको समझ आ रहा होगा। आपका एग्जाम फरवरी मंथ में कह रहे हैं ये। कॉम्पिटिटिव ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड एट फरवरी, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और ये
हाँ, तो ये आपका देश भारत देश में होगा। अब कहाँ कहाँ होंगे सेंटर मैं आपको क्लियर कर दूँ। बड़ा रिक्रूटमेंट है, वैसे तो 85 लोगों को ही जॉब दे रहे हैं पूरे देश से। सोचिए भाई, भारत के पूरे देश से सिर्फ 85 लोगों को ही अपनी कंपनी में जॉब दे रहे हैं। उसके लिए भी कितने सेंटर रखने पड़ रहे हैं इनको, जिससे कि ये लोग वेल क्वालिफाइड कैंडिडेट को सिलेक्ट कर ले। ठीक है, सिर्फ एक ही पोस्ट पर आपको फॉर्म भरना है, याद रखें। आपको इतने सारे पोस्ट बताए गए, आप अगर एक से ज़्यादा, मान लीजिए आप 10 पोस्टों पर भी एलिजिबल हो, सिर्फ एक पर फॉर्म भरो। ठीक है, सैलरी सभी का सेम है, सभी पोस्टों का सेम ही सैलरी है। तो सैलरी के भी आप पर मत देखो, बाकी भी आप देखो कि आप कौन सी फील्ड में सही से काम कर पा रहे हो, तो आप अप्लाई कर दो। हाँ, क्वालिफिकेशन तो आपने देख ही ली थी, हर पोस्ट का अलग अलग था। एक्सपीरियंस किसी में था किसी में नहीं था, वो आपने देख ही लिया। सेंटर जो आप चूज़ करोगे आप इस तरीके से करोगे, मैं आपको बता देता हूँ। आंध्र प्रदेश के राजा मुंद्री और विजयवाड़ा, और असम के गुवाहाटी, और बिहार के पटना, और गुजरात के अहमदाबाद गांधीनगर, और कर्नाटका के बेंगलोर और मैसूर, और केरला के तिरुवनंतपुरम, और त्रिशूर केरला की, एमपी के भोपाल और छत्रपति संभाजी नगर, और महाराष्ट्र के मुंबई, नवी मुंबई और थाने और एमएमआर, महाराष्ट्र के नासिक, पुणे और उड़ीसा के भुवनेश्वर, पंजाब के मोहाली, राजस्थान के जयपुर, तमिलनाडु के चेन्नई, कोयम्बटूर, सालेम, और तिरु तिरुनलवेली और हैदराबाद और करीम नगर जैसी जगहों पर एग्ज़ाम हो रहा है। तो आप देख लो। अब मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं, आपके राज्य में जिन सिटियों में एग्ज़ाम हो रहा है उसके अलावा और किसी सिटी में सेंटर नहीं होगा। तो आप लोग अपने राज्य में इन्हीं में से कोई सिटियों को चूज़ कर लेना फॉर्म में अप्लाई करते समय। ठीक है, ऑनलाइन में एग्ज़ाम होगा, ये तो सबको समझ आ गया होगा। एग्ज़ाम सेंटर चेंज नहीं होते हैं, आप जो भी सिटी ले रहे हो वही सिटी में सेंटर आपका रहेगा। तो ध्यान से आप चूज़ करें सेंटर्स को। हाँ, अब मैं एक रिटन एग्जाम जो आपका ऑनलाइन में लिया जा रहा है उसके लिए मैं आपको पूरा पैटर्न बता देता हूँ। फॉर ऑफिसर्स अदर देन हिंदी ट्रांसलेशन वाले ऑफिसर की पोस्ट के अलावा आप देखोगे तो आपका हायर ऑर्डर रीजनिंग एबिलिटी और क्रिटिकल थिंकिंग करके पार्ट ए आएगा, जो कि ऑब्जेक्टिव में रहेगा, यानी एमसीक्यू देंगे आपको ये। आपको हर क्वेश्चन में चार चार ऑप्शन दे देंगे, आपको करेक्ट आंसर उसमें से चूज़ करना है। आपको जो रॉन्ग लग रहा है उसको मत चूज़ करना, करेक्ट वाले को चूज़ करना सिर्फ, जो आपको लगता है। ठीक है, इसमें आपका रीजनिंग रहेगा और क्रिटिकल थिंकिंग के बेस पर 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स में दे देंगे। और पार्ट बी में आपको टेस्ट ऑफ रीजनिंग कर देंगे, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का कर देंगे ये, और ग्रामर और वोकेबुलरी चेक करेंगे। 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स में चेक कर देंगे आपके कि आपको ये सब आता है नहीं आता, जनरल अवेयरनेस आपको आता है नहीं आता, कंप्यूटर लिटरेसी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इन सब से पूछेंगे। डिस्क्रिप्टिव मीन्स ये होगा, आपको डिस्क्राइब करना है। जैसे सपोज मान लीजिए ऐसे दे दिया इन्होंने इन्होंने कह दिया इंग्लिश लैंग्वेज में आप ऐसे करो, और एक प्रीसिस करो और कॉम्प्रिहेंशन करो, ये सब करो 30 नंबर में करो। आपको 3 क्वेश्चन देंगे, एक ऐसे में दे देंगे, एक प्रीसिस और एक कॉम्प्रिहेंशन का दे देंगे। टोटल 123 क्वेश्चन और 150 मार्क्स का पेपर, 150 मार्क्स का पेपर आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। ठीक है, 3 पार्ट आ रहे हैं इसमें। ये आपका हिंदी वाले पोस्ट को छोड़कर है। जो हिंदी वाला पोस्ट था आपका ट्रांसलेशन वाला हिंदी ऑफिसर, उसमें आपका सिलेबस अलग होगा। ठीक है, उसका सिलेबस आप यहाँ से देख लो, आपके भी सेम उतने ही मार्क्स का पेपर है, लेकिन क्वेश्चन नंबर्स में आपका 105 क्वेश्चन हो जाएंगे। जो लोग भी मिनिमम 60% मार्क्स ले आते हैं टोटल में से, वही लोग पास माने अपने आप को। SC ST लोग 50% मार्क्स लाए तभी पास माने। ठीक है। हाँ, और जो लोग ओवरऑल, जो आपका ग्रुप डिस्कशन, ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू मिलाकर जो लोग 60% ला रहे हैं, सब मिलाकर भी वही लोग अपने आप को माने कि वो लोग फाइनली अपने आप को सिलेक्टेड मानेंगे, वही लोग अपने आप को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए देखेंगे, और वही लोग उसके बाद जॉब ले पाएंगे। यानी कि आप अगर 150 मार्क्स में से अगर आप देखते हो 60% अगर मैं निकालूँ 150 मार्क्स का, यानी कि ये हो जाता है आपका 90+ मार्क्स जो लोग लाएंगे ऑनलाइन टेस्ट में, प्लस आपके 200 नंबर में से जो लोग 200 में से भी आपको 60% से ज़्यादा मार्क्स लाने होंगे। यानी कि आपको 60% कितना हो जाएगा 200 का, ये हो जाएगा आपका 120+ आपको मार्क्स यहाँ से लाने होंगे। क्योंकि भाई 200 का तो 100 जो है 50% हो गया, और 10% और आपका 120 हो जाएगा। यानी आपको 120+ लाने हैं 200 में से, और 150 में से आपको 90+ अलग लाने हैं। वही लोग अपने आप को फाइनली आगे देख पाएंगे। ठीक है। हाँ, देखिए इन्होंने बताया है आपको हर स्टेज में अलग अलग से सेपरेटली पास करना है। ठीक है।
देखिए 1/4 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। हर क्वेश्चन में आपको चार चार ऑप्शन दे देंगे, आप उनमें से जो भी आंसर गलत कर रहे हो उसमें आपका नेगेटिव मार्किंग काट देंगे। मतलब कि हर क्वेश्चन सही करने पर जितना मार्क्स दे रहे हैं ना, हर क्वेश्चन एक एक मार्क्स का है। अगर गलत करते तो 0.25 काट के आपके मार्क्स कट होते जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, लैंग्वेज वाला लैंग्वेज में ही मिलेगा। डिस्क्रिप्टिव वाला पेपर आपका जो ऐसे वाला आप देख रहे हो कॉम्प्रेशन वाला, उसमें आपको टाइपिंग करके पूरा करना है। डिस्क्रिप्टिव वाला वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, उसको आपको कीबोर्ड में अच्छे से कर देना है। ठीक है, टोटल टेस्ट टाइमिंग आपको 150 मिनट समय मिलेगा। और आपको जो है 30 मिनट पार्ट ए के लिए मिलेंगे, 60 मिनट पार्ट बी के लिए मिल रहे हैं, और 60 मिनट अलग से पार्ट सी के लिए मिलेंगे। याद रखें दोस्तों, सब पार्ट का सभी चीज़ों का अलग अलग टाइम है, तो आपको अलग अलग सही से कर लेना है सब कंप्लीट। आपको अपना एक कॉल लेटर, आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, एक आईडी प्रूफ में आधार कार्ड पैन कार्ड कोई भी एक चीज़ लेकर जाएं, और एडमिट कार्ड लेकर जाएं, और अपना पेन पेपर वगैरह लेकर जो भी आपको यहाँ पर बोला गया है वही लेकर जाएं, बाकी चीज़ें ना लेकर जाएं। ठीक है, फ़ोटो फ़ोटो आपको ले जानी होगी यहाँ पर अपने सेंटर पर। लेट ना पहुंचे सेंटर पर, क्योंकि आपको एंट्री नहीं देंगे। ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। इंटरव्यू कैसे होगा, कैसे आपका इंटरव्यू में क्या क्या होगा, आप यहाँ से देख लो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको इंटरव्यू के समय दिखाने हैं। मैं आपको बता देता हूँ, 10th-12th मार्कशीट, ग्रेजुएशन मार्कशीट, आपके एक्सपीरियंस, आपके अगर मांग रहे हैं पोस्ट में वाले सर्टिफिकेट्स, प्लस कास्ट सर्टिफिकेट, फ़ोटो, साइन, ये सारी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट इंटरव्यू के समय ले जानी है। और प्लस आपका फॉर्म का प्रिंट भी आपको लेकर जाना है उस दिन। बाकी डॉक्यूमेंट आप एक बार यहाँ रीड करो, थोड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। EWS के लिए, EWS में कौन लोग आते हैं वो एक बार यहाँ से आप देख लो। प्रोबेशन में मैं आपको बता देता हूँ, जो भी कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट हो रहे हैं वो असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट लेंगे, और उनको 1 साल प्रोबेशन में डाला जाएगा। प्रोबेशन मीन्स ये होता है, वो आप पे अच्छे से देखेंगे, आप पे एकदम से मॉनिटरिंग करेंगे पूरे 1 साल, ये GIC कंपनी में आपके ऊपर, कि आप एज एन ऑफिसर इस पोस्ट पर कैसा काम कर रहे हो। 1 साल, 1 साल तो करेंगे ही। 1 साल उन्होंने करा, उन्होंने देखा भाई हाँ यार इसने पूरे साल भर अच्छा काम करा है इस पोस्ट पर, तो वो लोग आपका फिर उस तरीके से प्रोबेशन ख़त्म कर देंगे, आपको एक परमानेंट एम्प्लॉय तो मान ही लिया जाएगा, और आपको एक अच्छी रैंक दी जाएगी। बेसिकली ये रहेगा कि आपको प्रोबेशन ख़त्म हो जाएगा, मतलब कि प्रोबेशन समय में ज़्यादा काम दिया जाता है, इनिशियल स्टेज होता है, क्योंकि ये जॉब का गारंटी बॉन्ड आपसे साइन कराया जा सकता है, कि भाई गारंटी बॉन्ड दो कि आपको 1 साल तो कम से कम हमारे यहाँ काम करना ही है, प्रोबेशन के बीच में छोड़ के गए तो आपको ये बॉन्ड अमाउंट जो है वो हमें देना होगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सब होता है, हर जगह होता है, आप एक बार इसको रीड कर लो। अप्लाई करने के लिए आपको 12 जनवरी तक फॉर्म भरना है। ऑनलाइन में फॉर्म भरना है, कैसे भरना है वो आप देख लो यहाँ से। फॉर्म का फीस मैंने आपको बताया था, 1000 रुपये रहेगा। किसको देना है किसको नहीं देना वो आप देख लो। जो भी लोग SC ST हैं, और जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की होंगी, और डिसेबल्ड लोग फॉर्म की फ़ीस नहीं देंगे। सिर्फ और सिर्फ पुरुष लोग फॉर्म का फ़ीस देंगे, उसमें भी वो अगर रिजर्वेशन में नहीं आ रहे तभी। रिजर्वेशन में आएंगे तो आप लोग भी फॉर्म का फ़ीस नहीं दोगे। पेमेंट ऑनलाइन में आप डिमांड ड्राफ्ट ऑनलाइन में कर दो, ठीक है, या फिर आप डिमांड ड्राफ्ट में ऑफलाइन फिजिकल, आप जैसे ऑफलाइन में कर रहे हो तो डिमांड ड्राफ्ट, मनी ऑर्डर जैसी चीज़ों से कर सकते हो। ऑनलाइन में आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग जैसी पेमेंट की सुविधाओं से कर सकते हो। फोटो साइन का डॉक्यूमेंट कितना साइज रखना है फॉर्म में डालते समय, वो सब एक बार एक देख ले। ये सारी चीज़ें आपके लिए स्टेप कौन से फॉलो होंगे अप्लाई करते हैं वो आप यहाँ पे देखो। हाँ भाई, ये वाले पॉइंट जरूर रीड कर लेना। एक्शन आपके खिलाफ हो सकता है, GIC ले सकता है अगर आप लोग रिक्रूटमेंट प्रोसेस को सही से फॉलो नहीं करते हो तो। वो आप यहाँ से एक बार देख लो। जनरल इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, उसको भी आप देख लें। बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस मीन्स ये होता है, जब आप सेंटर पर जाते हो तो आपसे एक थंब आपका लगवाया जाता है एक मशीन मशीन पर, और उससे आपका थंब वेरीफाई हो जाता है कि भाई आप ही हो जो जिसने फॉर्म भरा, वो वहाँ पर एग्ज़ाम देने पहुँचा है। ठीक है, दूसरा उसके अलावा ये आपसे आपसे जो है एक आपकी इमेज भी लेंगे वहाँ पर, फोटोग्राफ करवाएंगे, और ये सब करवाते हैं वो, और एक अटेंडेंस शीट पे साइन वगैरह भी लेते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं सेंटर्स पे, आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये कॉमन सी चीज़ें हर जगह होती हैं, हर जगह हो रही हैं भाई, हर जगह।
ये आपको कास्ट फॉर्म दिखा रहा हूँ मैं, ये EWS वालों का कास्ट इनकम फॉर्म है, इनकम सर्टिफिकेट। उसके अलावा कास्ट फॉर्म इनका अलग होता है। ये सभी लोग अपने अपने फॉर्म भर लेना। याद रखें दोस्तों, स्क्राइब जो लोग यूज़ कर रहे हैं, डिसेबल्ड वाले लोग अगर खुद एग्जाम नहीं कर रहे हैं, किसी सेकंड पर्सन से करवा रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक डिक्लेरेशन देना होता है कि भाई मैं फिजिकल लिमिटेशन के कारण खुद एग्जाम नहीं करूँगा, किसी सेकंड पर्सन से कराऊंगा। तो उसके लिए आपको ये वाले सारे पॉइंट रीड करने होंगे, एक बार उसको एक बार देख लेना। और यही तरह का फॉर्म आपको फॉर्म में भी देना है। 12 जनवरी से पहले करना होगा ये सारी चीज़ें आपको। SC ST का फॉर्म आपने देख ही लिया होगा। ये SC ST का फॉर्म अभी आप देख रहे हो स्क्रीन पर। ये OBC वालों के कास्ट का फॉर्म है। अभी मैं आपको बता दूं, कास्ट के फॉर्म आपको ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, आप ढूंढोगे तो, और इधर से भी देख सकते हो। बेसिकली आपके पास ये फॉर्म पहले से होना चाहिए, नहीं है तो आप लोग ऐसे में वेट मत करो, क्योंकि अब आप फॉर्म नहीं बनवा सकते हो। ऐसे में आप लोग UR से फॉर्म भर सकते हो। ये मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्म है कि आप लोग मेडिकली फिट हो, वो प्रूफ करने का है। तो आप उसके लिए ये वाला फॉर्म भी लगाओगे। अभी हर किसी को सारे फॉर्म नहीं लगाने, जो लोग जिस कास्ट में आ रहे हैं, जिस चीज़ों से वो गुजर रहे हैं, डिसेबल्ड हैं तो डिसेबल्ड का फॉर्म ऐसे ऐसे आपको लगाना है, ठीक है। अभी कुछ लोग कहेंगे भाई आपने सिलेबस नहीं दिया। भाई सिलेबस अभी नहीं आया, डिटेल्ड सिलेबस जैसे ही आता है मैं आपको दे दूंगा, GIC की वेबसाइट पर आ जाएगा। ये सिलेबस आपको मिड जनवरी मिलेगा, तो मिड जनवरी तक आप वेट करो, मैं तब आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ सिलेबस। टॉपिक आपको क्लियर हो गए ना, यही टॉपिक आप रेडी कर लो, और अपने जिस क्वालिफिकेशन आप रख रहे हो वैसी क्वालिफिकेशन लेवल तक अपना इस चीज़ को रेडी रखो। और प्रीवियस डेटा भी एक बार देख लो, GIC पहले कैसे रिक्रूट करते आए, इन पर कैसा सिलेबस रहा है, कैसे पेपर्स रहे हैं, इस तरीके से आप इसमें रेडी हो सकते हो। 85 वैकेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, और सैलरी काफ़ी अच्छी है, 85,000 इनिशियल स्टेज पर आपको पर मंथ, सारे बेनिफिट मिलाकर है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। और हर पोस्ट की क्वालिफिकेशन थोड़ी अलग अलग है, तो इस बात का सभी लोग ध्यान रखेंगे। मुझे उम्मीद है सभी लोग इस चीज़ का ध्यान रख लेंगे। हाँ, डिज़ायरेबल वाली क्वालिफिकेशन जिन लोगों के पास होती है, तो वो और अच्छा उस चीज़ को मान सकते हैं कि हाँ भाई, चलो हमारे पास ये क्वालिफिकेशन है तो और हमें फ़ायदे मिल जाएंगे। सिंपल सा प्रोसेस है, एक रिटर्न एग्ज़ाम लिया, ठीक है। उस एग्ज़ाम को लेने के बाद इन्होंने क्या कर दिया, वो एग्ज़ाम आपने दे दिया, उसके बाद ये ग्रुप डिस्कशन कर दिया इन लोगों ने आपस में बैठ के, कैसे कैसे आपको ये सब आता है नहीं आता वो सब। फिर एक इंटरव्यू करा दिया, और उसके बाद इन लोगों ने आपको सिलेक्ट करके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के लिए बुलाया। फिर आपको कह दिया कि भाई आपकी जॉब हो गई है, अब आपको GIC के ऑफिस, हेड ऑफिस मुंबई पहुंच जाना है, वहाँ जाके आप इस जॉब को करना स्टार्ट कर सकते हो। फिर हेड ऑफिस में आपको देखा जाएगा, वहाँ आप सही काम नहीं कर रहे होगे, या फिर आपको वहाँ से कहीं और भेजना होगा, तो वो आपको भेज देंगे, या तो इंडिया में कहीं भेजेंगे या फिर दूसरे देशों में, इस तरीके से करेंगे। तो काफ़ी सिंपल है भाई, सारी चीज़ें सबको समझ आ रही होंगी। सब चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं, फीस वगैरह एक एक चीज़ सबको समझ आ गया होगा। आपको फिर भी कोई डाउट लगे कमेंट में बताएं इस चीज़ को, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अप्लाई करने के लिए है, अप्लाई करने के लिए आप यहाँ होगे, क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद आप यहाँ पर अपना नाम, कन्फर्म्ड नेम, फिर अपना मिडल नेम, उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, सिक्योरिटी कोड, और सेव नेक्स्ट, ऐसे करते जाना है आपको, सेव एंड नेक्स्ट। और फिर आप यहाँ होगे एंड में पेमेंट और फॉर्म सबमिट, फॉर्म का प्रिंट, बस इतना करके आपको रख लेना है 12 जनवरी से पहले पहले। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी जानकारियाँ थी आप सभी के लिए, और इस जानकारी को देश विदेश पूरे दुनिया भर में फैलाएं, भारत देश में एक एक गली मोहल्ले तक फैलाएं, क्योंकि आप सभी लोग फॉर्म भर सकते हो, और दूसरे देश के लोग भी फॉर्म भर सकते हैं अगर वो परमानेंटली भारत में सेटल्ड हैं विद द प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट, तो वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। उम्मीद है भाई सारा कुछ सबको समझ आ गया होगा। मैं आपसे मिलता हूँ नए टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।